नमस्ते। तो आज हम श्वासन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे सीखने के मकसद ये होंगे कि हम श्वासन के प्रकार पढ़ें और मानव श्वासन प्रणाली पढ़ें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्वासन के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी-सी एक्टिविटी करते हैं। आप एक ग्लास लीजिए, उसमें आप चूने का पानी भरिए, ठीक है? चूने का पानी भरने के बाद, जिसको लाइम वाटर कहते हैं, आप एक स्ट्रॉ लीजिए और मुँह से हवा छोड़िए करके, ठीक है? तो आप देखेंगे कि वो चूने का पानी दूधिया पानी मिल्की कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का। तो आप देखिए कितना टाइम लगता है वो करने में। उसके बाद आप एक पिचकारी लीजिए जिसमें हवा हो, खाली हवा हो, पानी नहीं, और आप उसको फिर चूने के पानी में डालिए और देखिए फिर उसको दूधिया होने में कितना टाइम लगता है। तो आप देखेंगे जब आप मुँह से हवा छोड़ते हैं तो दूधिया वो जल्दी बन जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मुँह में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो मुँह मतलब जो हम साँस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लाइम वाटर में आता है तो जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो व्हाइटिश कलर का होता है, तभी दूधिया कलर जल्दी आ जाता है। तो आपसे को इससे ये सीखना है, जब हम साँस छोड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है कंपेयर्ड टू नॉर्मल हवा जो हमारे आस-पास होती है। ठीक है? तो अब हम अलग-अलग तरीके के, अब आपको अगली चीज़ जो मैं ये सिखाऊँगा कि अब आपने जैसे खाना खा लिया, अब खाना खा के वो ग्लूकोज़ में चेंज हो जाता है, ठीक है? डाइजेस्ट होके ग्लूकोज़ बन जाए। अब ये ग्लूकोज़ से ऊर्जा कैसे मिलती है, हम ये पढ़ेंगे। तो ये अलग-अलग 3 अलग तरीके से हो सकता है, जिसको एक को कहते हैं एरोबिक और बाकी 2 को एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि एक ग्लूकोज़ है, 1 सेकंड में आपके लिए, इससे आप थोड़ा देख पाएँगे कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। 1 सेकंड। तो ये देखिए, ये सबसे पहले आपके पास एक ग्लूकोज़ होता है, ठीक है? अब ग्लूकोज़ में 6 कार्बन होते हैं। तो क्या होता है कि ग्लूकोज़ में 6 कार्बन होते हैं, तो जो साइटोप्लाज़्म होता है, सेल का जो साइटोप्लाज़्म होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं, ग्लाइकोजेनेसिस, ऑलराइट? तो इसमें क्या होगा कि ग्लाइकोजेनेसिस में आपका जो ग्लूकोज़ है, ये आपका बन जाता है पाइरूवेट में। अब ये पाइरूवेट जो है, इसमें 3 कार्बन के 3 कार्बन होते हैं। आप देखेंगे ग्लूकोज़ में 6 होते हैं, पाइरूवेट में 3 होते हैं, ठीक है? और ये होने पे थोड़ी-सी ऊर्जा यहीं पे निकल जाती है, ठीक है? और ये जो है, ये पाइरूवेट छोड़ता है। अब ये जो पाइरूवेट है, ये आगे जाता है और इसके और काम होते हैं। 1 सेकंड इरेज़ करके आपको दिखाता हूँ, सब हटा के। हाँ, अब आप देखिए कि क्या होता है कि ये जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट अगर ऑक्सीजन प्रेज़ेंट हुआ, ठीक है? तो ऑक्सीजन अगर प्रेज़ेंट इस केस में है कि ऑक्सीजन अगर नहीं है, जैसे यीस्ट में, फिर ये है कि अगर ऑक्सीजन प्रेज़ेंट हुआ, प्रेज़ेंट माने ऑक्सीजन है, ठीक है? और अगर ऑक्सीजन है पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है? तो ये 3 तरीके हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, जैसे हम यीस्ट में देखते हैं, तो क्या होता है कि एथेनॉल बनता है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं और एथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ऊर्जा निकलता है, ठीक है? फिर अगर ऑक्सीजन है बट इनफ मात्रा में नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपके लैक्टिक एसिड बनेगा और साथ में ऊर्जा निकलेगी। और जो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। और अगर ऑक्सीजन है और अच्छी मात्रा में है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जल निकलता है, मानिए पानी निकलता है और ऊर्जा निकलती है। ठीक है? अब ये जो है, अगर ऑक्सीजन होता है तो ये पूरी चीज़ जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है। और जो ये पहला वाला पार्ट है, ये होता है साइटोप्लाज़्म में होता है, ठीक है? और ये जो जब ऑक्सीजन है बट अच्छी मात्राओं में नहीं है, जैसे आपने एक्सरसाइज़ करी, तो आप थोड़े साँस आपको चढ़ती है, तो थोड़ी ऑक्सीजन कम हो जाता है आपके मसल में। तो ये जो है, ये आपकी मसल्स में होता है कि अगर ऑक्सीजन है बट अच्छी मात्रा में नहीं है, तो इसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। और ये लैक्टिक एसिड जब बनता है, ये इस वजह से आपके पैरों में दर्द होती है, ठीक है? पेन होता है आपको, पेन। पेन इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बनता रहता है और ये एक्यूमुलेट, मतलब साथ में बहुत ज़्यादा जब बन जाए तो दर्द होने लगती है आपको पैरों में। जब बहुत खेलो तो अगले दिन आप सुबह उठते हैं, दर्द हो रही होती है आपके मसल्स में, ठीक है? तो इस वजह से होती है कि ज़्यादा खेलने के बाद भी ऑक्सीजन कम हो जाता है मसल में, तो इस वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये 3 तरीके हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको कृपया याद करिए इस टेबल को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर।
तो अब क्या होता है कि जो ये सारी ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा निकलती है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी। ठीक है, अब ये एटीपी के फॉर्म में क्या होता है कि एटीपी जो निकलती है, ये एटीपी, देखिए यहाँ पे लिखा है एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा से ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाले एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी जो जिसकी जरूरत होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जब बाहर से एनर्जी दोगे तभी वो चीज हो पाते हैं। एंडोथर्मिक क्रियाओं की परिचालन करती है। तो एटीपी से आपको बेसिकली ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से एंडोथर्मिक काम होते हैं। कौन से एंडोथर्मिक काम होते हैं? ये जैसे नीचे लिखा हुआ है आपके, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट, आपको मसल हिलाना हो अपना, ठीक है, तो आपको जैसे मसल हिलाना हो, जिसको पेशियों का सिकुड़ना कहते हैं, या फिर आपको प्रोटीन बनाना हो, ये पेशियों का सिकुड़ना कहते हैं, या फिर नर्व इम्पल्स, जिसको आपका जो नर्व होता है उसमें आप कुछ सोचते हो दिमाग से तो आपके हाथ तक वो चीज जाती है ना, वो नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो उसके लिए भी आपको ये एटीपी चाहिए होता है। अब ये एटीपी में होता क्या है कि अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि एटीपी जो होता है ये अधिकांश कोशिकीयों प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऊर्जा मुद्रा मतलब एनर्जी करेंसी कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। जो सारी एनर्जी होती है एटीपी के बारे में हम बात करते हैं। तो ये एटीपी जो एनर्जी निकलती कैसी है एटीपी से, तो क्या होता है जो एटीपी है इसको एडेनाइन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो एटीपी जो बनता है एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट पे अगर एक और फॉस्फोरस आ जाता है, एडीपी पे अगर एटीपी आ जाती है, तो इसको एडीपी और जो फॉस्फोरस है ये एक बॉन्ड से कनेक्ट होता है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। जो ये ऐसा बनता है ना, इसको हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड जब टूटता है तो बहुत सारी ऊर्जा आती है। समझ गए बात? तो एटीपी के तोड़ने से, जो एटीपी का जो तीसरा बॉन्ड होता है जिसमें फॉस्फोरस होता है, उसमें टूटने से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। और कितनी ऊर्जा निकलती है? ये तीसरे बॉन्ड के टूटने से 30.5 किलो जूल ऑफ पर मोल ऊर्जा निकलती है। और इस ऊर्जा से आप के सारे एंडोथर्मिक काम होते हैं, जैसे आपके पेशियों की सिकुड़ना होता है, प्रोटीन बनना होता है, नर्व इम्पल्स होते हैं, ये सारे आपके एटीपी द्वारा होते हैं। ठीक है, अब ये सारा एक बार रिलीज करके फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो अब हम जो नई बात करेंगे, ये एटीपी के बारे में आपको सब समझा दिया गया है। जो अब हम नई बात करेंगे वो ये है कि जो जीव जल में रहते हैं, अब हमने कहा कि हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है हमको, तो जो जमीन पे रहते हैं उनको तो ऑक्सीजन सीधा हवा से मिल जाता है, बट जो जीव जल में रहते हैं, जो ऑक्सीजन होता है ये डिजोल्व होता है पानी के अंदर। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है पानी में। जो जीव जल में रहते हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन लेने में। तो ये क्या करते हैं, इनको इस वजह से ये सांस, जैसे अगर आप देखिए कि इंसान सांस 1 मिनट में 15 से 20 बार लेता है, ठीक है, नॉर्मली। पर जो जल में जो जीव होते हैं इनके सांस लेने के जो रेट होता है बहुत ज्यादा होता है, ताकि ये ज्यादा बार सांस इसलिए लेते हैं ताकि ये ज्यादा ऑक्सीजन ले पाए, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जल में बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जैसे आपको फिश की बात बताऊं, तो फिश बहुत बार सांस लेता है। आप देखेंगे अगर फिश को कभी देखें ऐसे करता रहता है, बहुत बार करता है, तो उससे सांस लेता है। और ये सांस जो हवा पानी लेता है, पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है ये पानी में जाता है उसके गिल्स में, जो साइड पे गिल्स होते हैं, गिल्स से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वो उसके ब्लड में घुस जाता है, और वो छोटी छोटी मात्रा की ऑक्सीजन बार बार जाती रहती है। तभी जो फिश होते हैं बहुत बार सांस लेते हैं। ठीक है, बहुत बार पानी लेते हैं जिसकी वजह से सांस, इनको ऑक्सीजन छोटा छोटा आते रहते हैं, तो इनका रेट ऑफ रिस्पिरेशन जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा होता है। अभी थोड़ा साइड पे लिखा है कि क्या कहते हैं तंबाकू से क्या होता है। तो तंबाकू से आपके दिल, आपकी लंग्स, आपका लिवर, ये सब अफेक्ट हो सकता है, और इस वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आपको स्ट्रोक जिसको कहते हैं कि दिमाग में जाके क्लॉट बन सकता है। तो ये सब हो सकता है। तो तंबाकू से कैंसर हो सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट लंग का कैंसर हो सकता है। तो ये सब तंबाकू वंबाकू आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सब पे बुरी चोट लगती है आपके दिल को, आपकी दिल पे इफेक्ट होता है, आपका
लंग्स इफेक्ट होता है, आपका लिवर इफेक्ट होता है, आपके दिमाग पे इफेक्ट जा सकता है, क्योंकि जो सीलिया होते हैं ना, लंग्स के सीलिया, जो छोटे छोटे सीलिया होते हैं वो इफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ये जो फिश वाली बात है इसको जरूर ध्यान में रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड दीजिए मेरे को। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ऊपर से नीचे तक, शुरू से एंड तक बताता हूँ कि कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले आपका एक तो होता है मुख। ठीक है, ये मुंह है आपका। और ये नेजल कैविटी जिसको नासा द्वार कहते हैं। ठीक है, नेजल कैविटी और मुंह से आप सांस लेते हैं। अब ये जाता है नीचे, और ये जाता है सबसे पहले, इसको हम कहते हैं फैरिंग्स, या जिसको हिंदी में आप बोलेंगे ग्रासनी। ठीक है, इसको ग्रसनी कहते हैं। तो फैरिंग्स के बाद जाता है नीचे लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में कहते हैं कंठ। ठीक है, कंठ से फिर और नीचे जाता है, कंठ से नीचे जाके ये पहुंचता है ट्रेकिया में। ट्रेकिया को कहते हैं हम श्वासन नली। ठीक है, श्वासन नली, नली माने पाइप, श्वासन सांस लेने के लिए। तो श्वासन नली, और श्वासन नली में बहुत सारे रिंग की शेप में, रिंग कैसा होता है, रिंग शेप में कार्टिलेज, कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि। तो बहुत सारे उपास्थि वलय होते हैं। ठीक है, रिंग शेप कार्टिलेज होते हैं। अब ये रिंग शेप कार्टिलेज के ट्रेकिया जाते हैं नीचे। अब ये डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में। ठीक है, ब्रोंकस को कहते हैं श्वसनी, श्वसनी कहते हैं। ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड करता है, और ये लेफ्ट और राइट श्वसनी फिर आगे जाके और डिवाइड करते रहते हैं, जिसको कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स, या हिंदी में श्वसनिका। ठीक है, श्वसनिका में होता है, और ये आगे चलते 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 छोटा होता रहता है, डिवाइड होके श्वसन श्वसनिकाएं कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और ये जाके एंड होती हैं एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई को कहते हैं हम कूपिका। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक आपको पता होना चाहिए। नाक मुंह से जाता है नीचे ग्रसनी, फिर कंठ, फिर उसके बाद श्वासनली। श्वासनली में उपास्थि होती है, और श्वासनली के बाद ये जाता है लेफ्ट और राइट श्वासनी में। फिर श्वासनी से और डिवाइड होते होते श्वासनिका बनते हैं, और फिर श्वासनिका से डिवाइड होके छोटा छोटा होते रहता है श्वासन श्वासनिकाएं के बनता है, और फिर श्वासन श्वासनिकाएं से ये कूपिका में जाते हैं, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। अब यहीं पे एल्वियोलाई की बात हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसकी ये होगी कि इसका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, ये बहुत ज्यादा होता है। ये एल्वियोलाई खुद छोटा होता है, बट ये इतना बड़ा सरफेस एरिया इसका होता है। सारे पूरा जो लंग होता है, लंग के पूरा सरफेस एरिया एल्वियोलाई से, जहाँ पे ऑक्सीजन अंदर बाहर जा रहा होता है, ये इसका ऑलमोस्ट एरिया होता है 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया बढ़ाने से ये अच्छी चीज होती है कि बहुत सारा आप सांस एक ही बार में ले सकते हैं। अब ये कूपिका के आसपास ना रक्त नलियां जो होती हैं, जिसको आप ब्लड वेसल्स कहते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स आसपास होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं आसपास। ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स आसपास होती हैं तो क्या होता है कि जो सारा खून, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये कूपिका से अंदर जा सकता है, और जो खून में जा सकता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो खून से कूपिका में आ सकता है। कूपिका से ऊपर चलते 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 ऊपर चलता है ब्रोंक्यूल से ट्रेकिया में, जा जाके बाहर जाके आप उसे निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक ये वाली बात बोलनी थी आपको, ये वाली बात भी समझ आ गई कि बहुत सारा इस एल्वियोलाई के आसपास बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं। उनका एक तरीके से ज्वाला बना पड़ा है, जाल बना पड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसका जाल बना पड़ा होता है, और इस जाल में जो ब्लड आता है, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अंदर कूपिका में जाता है, और कूपिका से बाहर आप पूरा निकालते हैं, सांस छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो कूपिका, जो आप सांस अंदर लेते हैं, उससे ब्लड में जाता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज आपको बनानी थी। तो इसके बाद मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा कि हम सांस लेते कैसे हैं। तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ये एक मसल होती है, इसको कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है, अब सांस लेने में क्या होता है, ये डायाफ्राम नीचे की तरफ खुलती है। अगर ये डायाफ्राम नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है, तो साथ साथ क्या होता है, ये जो लंग्स होते हैं, ये लंग्स बड़े होते हैं, एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं, और जो रिब्स होती हैं, रिब्स मतलब पसलियां हैं, जो पसलियां हैं ये क्या होती है, नॉर्मली इस शेप में होती है, ऐसे ऐसे होती है। जब अगर डायफ्राम आपका नीचे की तरफ जाएगा,
तो ये ऐसे हो जाती हैं, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। तो हॉरिजॉन्टल होने से क्या होता है, इसको लंग को बाहर भी जा पाता है, लंग ऐसे भी बड़ा हो पाता है, और डायफ्राम नीचे जा रहा है तो ऐसे भी बड़ा हो पाता है, मतलब दोनों, इधर भी बड़ा होता है, इस पे भी बड़ा होता है, तो इसका अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब अगर लंग का वॉल्यूम बढ़ गया तो उसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, वॉल्यूम अगर बढ़ता है किसी भी चीज का, उसका प्रेशर कम हो जाता है। अब अंदर का प्रेशर कम है, बाहर मुंह के बाहर का प्रेशर जहाँ पे हवा है वो ज्यादा है, तो बाहर जहाँ हाई प्रेशर है हवा का, वहां से आप पे सीधा आसानी से सांस अंदर ले सकते हैं, और ऑक्सीजन बाहर जहाँ हाई है वहां से अंदर लंग्स में आता है जहाँ पे लो प्रेशर है। तो इससे आप ऐसे सांस लेने का ये मैकेनिज्म होता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो होती है आपकी डायाफ्राम मसल होती है, ठीक है, तो ये वाली मसल आप याद रखिए। कौन सी मसल है, ये डायाफ्राम मसल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, ये तो आपको बता दिया, अब आखिरी चीज है श्वासन में, श्वासन में पढ़ने के बारे में। ये क्या है, ये थोड़ा आपको समझाऊं कि अब जैसे आपका ये कूपेका है, तो कूपेका के आसपास ब्लड वेसल्स हैं, तो जो कूपेका में आप हवा लेते हो उसमें ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन जो आता है ये सीधा ब्लड में, ब्लड वेसल के अंदर आता है, तो ये सीधा ब्लड वेसल में, ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है। ये क्या करता है, ये एक पिगमेंट जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और ये हीमोग्लोबिन आपके पूरे शरीर में, ब्लड वेसल में जो रक्त जो आपके रक्त वाहिकाएं होती है, ये जाता है हीमोग्लोबिन, और जो जाके एंड में जाके ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो ऑक्सीजन आया ब्लड वेसल में, हीमोग्लोबिन से लगता है, और पूरी बॉडी में जहां भी आपकी रक्त वाहिकाएं होती है, हीमोग्लोबिन जाता है और जाके ऑक्सीजन फिर छोड़ता है। बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि जो भी आपकी, सपोज आपके दूर के हाथ हो गए, मसल हो गया, पेट हो गया, जहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स यूज करके छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सेल्स से जाता है सीधा ब्लड वेसल्स में, बट ये ब्लड वेसल में खुद डिसॉल्व हो जाता है, ये हीमोग्लोबिन से नहीं छुपता। तो ये ब्लड वेसल में डिसॉल्व होके पूरा ब्लड वेसल के साथ जाके लंग्स पे पहुंचता है, और लंग्स पे ये खुद डिफ्यूजन करके लंग्स, जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कूपिका के आसपास ब्लड वेसल्स हैं, उससे डिफ्यूज आउट करके लंग्स में जाता है, और आप सीधा उसको छोड़ देते हैं। तो जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट इधर वाहिकाएं से चलता है, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा ब्लड में डिसॉल्व होके घूमता है, आपके दूर की शरीर के पार्ट से लंग्स तक पहुंचता है, और वहां से फिर लंग्स पे पहुंच के आप निकालते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन के लिए होता है, ये चीज याद रखनी। तो इसके साथ हम अंत आते हैं श्वासिका के बारे में, और आपको अब अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।